एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट। ट्रांजिशन मेटल्स हम किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। और पहला क्वेश्चन यही आता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? तो बेटा याद रखिए, ट्रांजिशन शब्द का मतलब क्या है? चेंज। ठीक है, ट्रांजिशन मीन्स चेंज। अब डी ब्लॉक कौन सी चेंज शो करता है? अगर हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड पे है एस ब्लॉक जो कि है मेटल्स, ठीक है, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है? पी ब्लॉक जो कि क्या है? नॉन मेटल्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेफ्ट साइड पे क्या है? एस ब्लॉक जो कि है मेटल्स, और राइट साइड में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आता है पी ब्लॉक जो कि है नॉन मेटल्स। तो बीच में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक के, जो शो करते हैं हमें चेंज फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। तो डी ब्लॉक में इधर की साइड मेटल्स रहेंगे, इधर की साइड एलिमेंट जो रहेंगे वो नॉन मेटल्स, और इन बिटवीन जो एलिमेंट्स होंगे वो बेटा होते हैं मेटलॉइड्स, यानी जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो पहला हमारा यही सवाल रहता है हमेशा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन क्यों है? बिकॉज दे शो चेंज फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, दैट इज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। ठीक है, फिर बड़ा क्वेश्चन आता है इसकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम प्योरली ये एनसीईआरटी बेसिस पे ही चैप्टर करेंगे, ठीक है, और नीट और जेई की प्रेपरेशन और बोर्ड की प्रेपरेशन दोनों के लिए। तो ये बेटा हमारे पास जनरल कन्फिग्रेशन क्या रहेगी? NS1 to 2, NS1 to 10, माइनस नहीं होता है, ये होता है 1 to 1, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है NS1 to 2 एंड N-1D 1 to 10, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज में बेटा पहली हमने प्रॉपर्टी जो करनी है वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हमारे पास कैसे वेरी करता है इसमें? जी बेटा, मैंने यहाँ पे ली है फर्स्ट सीरीज डी ब्लॉक की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और यहाँ पे मैंने रेडियस लिखे हैं। रेडियस आप देखिए यहाँ पे पहले स्कैंडियम से लेकर हमारे पास वनेडियम, क्रोमियम तक रेडियस क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज। तो सबसे पहले रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज। अभी सिर्फ ऑर्डर समझो इसका। और फिर हमारे पास यहाँ पे रेडियस क्या रहेगा? इट रिमेन्स सेम, वैल्यू सेम रह रही है। और लास्ट में हम देख रहे हैं जिंक तक जाते जाते रेडियस फिर से क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है, पहले होगा डिक्रीज रेडियस, देन इट रिमेन सेम, देन इट इंक्रीजेस। अब इसका कारण क्या है? लेफ्ट टू राइट जब हम एक पीरियड में जाते हैं तो हमें पता है सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके साथ न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसके कारण साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो पहला फैक्टर क्या रहेगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। अब यहाँ पर आते आते क्या हो गया कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे बीच में आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो है जो हमारे पास इन बिटवीन शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की पुल से बचाते हैं, ठीक है, रक्षा कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अपना काम कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिसके कारण रेडियस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, रेडियस सेम रहेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज कैंसल्ड बाय इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फिर से और ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के कारण हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का मारेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी, जिसके कारण एंड में हमारे पास रेडियस जो है वो फिर से इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम यही सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास साइजेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर बोर्ड्स ऑल्सो एंड कंपटीशन ऑल्सो। तो लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन के कारण सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है, वो हम लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। अब आगे अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर तो हमने जैसे बोला ही है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो इनका मेटालिक करेक्टर क्या होगा? तो देखो बेटा, मेटालिक करेक्टर डिपेंड करता है कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
जितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना बढ़िया वो मेटालिक करैक्टर शो करेगा। अब मेटालिक करैक्टर हमारे पास किस पर डिपेंड करेगा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी इनको कम चाहिए, तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए ये अच्छे मेटल्स हैं। बाकी कहते हैं कि हमारे पास इन जनरल, इस चैप्टर में आप बार बार पढ़ोगे कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है इन जनरल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करेगा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं सीरीज में, हम तो देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स D1 होगा पहले, फिर D2, 3, 4, 5 और फिर D6 से लेकर D10 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फिर पेयरिंग स्टार्ट हो गई है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, 4, 3, 2, 1, 0। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कम होंगे आफ्टर क्रोमियम, तो बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। इसीलिए हमारे पास जो जिंक, कैडमियम, मर्करी हैं, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड वीक होगा, जिसके कारण ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, राइट। और इवन मर्करी आपको पता है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी वहीं पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे, क्योंकि बॉन्ड कैसे है वही बताएगा हमें कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। और हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड करेगी ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फर्स्ट सीरीज की मैं बात करूँ, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड इंक्रीज होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन क्रोमियम से जिंक तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा बेटा, डिक्रीज, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड रहेगा मेल्टिंग पॉइंट का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, इट जनरली डिपेंड्स अपॉन अगेन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। एंड ऑफ सीरीज में बॉन्ड वीक हो रहा है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो बॉन्ड क्या, आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी क्योंकि बॉन्ड वीक है। बट यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज हायर देन 3D and 4D series, 3D and 4D series। आयनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड का मार्क कर लेना। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज की ज़्यादा क्यों है 3D एंड 4D से। तो उसमें हमने क्या लिखना बेटा कि 5D सीरीज की हम जब बात करते हैं डी ब्लॉक में, तो उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो 4f में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो 4f शेल जो है दैट शोज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इट डजेंट स्क्रीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या है, पुअर है, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बचा पा रहे न्यूक्लियस के पुल से, इसलिए इनको बाहर निकालना क्या होगा, मुश्किल, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D से क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। अगली प्रॉपर्टी बेटा हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सारी प्रॉपर्टीज़ पे बेटा स्ट्रेट वे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है, और ये पॉइंट्स याद रखने हैं नीट जेई के लिए भी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स में जो हैं, दीज आर फ्रॉम +2 से लेकर हमारे पास आती हैं +7 तक, ठीक है, +2 से +7 तक होगा, ठीक है। और क्रोमियम जो है +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिर्फ इकलौता एक स्कैंडियम याद रखना है, वो +3 शो करेगा, सिर्फ स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल हो रहे हैं बेटा, NS में और N-1 d ऑर्बिटल में, N-1 d सब शेल में। अब होता क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमें है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाल सकते हैं। तो कहते हैं S सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, D में हुए हैं, और दोनों में एनर्जी का डिफरेंस जो है बहुत कम है, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। तो इसलिए आसानी से हम D में से तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकते हैं, हम S ऑर्बिटल में से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं,
ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होती हैं। और एक बात और याद रखिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो करता है बेटा ऑस्मियम एंड रुदीनियम, रुदीनियम एंड ऑस्मियम +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, ये अलग से MCQ क्वेश्चन भी बनता है, तो याद रखिएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास वेरिएबल क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन NS(n-1) d ऑर्बिटल्स और दे हैव वेरी लेस डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने क्या होंगे? आसान, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं? कैटलिस्ट आपको पता ही है, विच रिमेन्स अनचेंज्ड, इट स्पीड अप द रिएक्शंस। अब यहाँ पे कहता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे निकल हो गया, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में काम आ रहा है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस में यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग हमारे पास प्लैटिनम है, पैलेडियम है, तो अलग अलग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं? तो उसके दो मेजर रीज़न होंगे। पहला रीज़न क्या होगा बेटा? दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। तो रिएक्टेंट्स को क्या करता है? ये कैटलिस्ट जगह प्रोवाइड करता है, जैसे रिएक्टेंट्स यहाँ पे बाउंड हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कैटलिस्ट क्या होगा? प्रोडक्ट को अलग कर देगा और खुद अलग हो जाएगा। तो पहला कारण क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों चुने गए हैं? क्योंकि दे प्रोवाइड सरफेस एरिया, जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा है बेटा, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनके पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो हेल्प करती हैं इनको रिएक्शन को करवाने के लिए। जैसे एग्जांपल लेंगे बेटा हम कि हमारे पास रिएक्शन है, SO2 की ऑक्सीडेशन पे बन रहा है SO3 और कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, अब कहता है कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे किस तरह से इस रिएक्शन को कर रहा है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड को ही चूज़ क्यों किया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स? क्योंकि ये पहले काम क्या है इसका? पहले स्टेप में रिएक्ट करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरे स्टेप में फिर वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, और खुद बाहर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वनेडियम इज +5 है, यहाँ पे कितनी होगी? +4। +4 से एंड से फिर से क्या होगी? +5। तो वो अपनी मर्जी से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है। मतलब रिएक्शन में V2O5 ज़रूरत थी, फिर V2O4 की, तो अपने अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें चेंज करने की कैपेसिटी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसलिए हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो है कैटलिस्ट के तरह पे यूज़ करते हैं। तो बेटा ध्यान से वीडियो को सुन भी लोगे तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको बार बार सुनिए, रिपीट करके सुनिए। ठीक है, तो कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, और रिएक्टेंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। दूसरा तरीका क्या है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज हो सकते हैं। साथ में एग्जांपल जरूर दीजिएगा बेटा, करनी है। वी विल डू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो अब A4 FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो का कारण है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा, जो न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पे कि होने के कारण ये कॉम्प्लेक्सेस जल्दी बना देते हैं, फिट हो जाते हैं। और तीसरा मेजर पॉइंट रहेगा एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या सेंट्रल मैटर लाइगेंड्स के पास होते हैं लोन पेयर जो सेंट्रल मेटल एटम को खाली डी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकते कॉम्प्लेक्सेस। तो 3 पॉइंट ज़्यादा क्यों बनाते हैं? नंबर 1, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। दूसरा, इनके साइज क्या है? छोटा है। और तीसरा डी ऑर्बिटल है
एक्सेप्ट कर पाए। मैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। प्रेजेंट वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, मेरे पास क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक करेक्टर के लिए हमारे पास और इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू इज √n इंटू n+2 bm। bm यूनिट होते हैं बोहर मैग्नेटॉन, और n यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी उसकी ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगी। अगली प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास आएगी कलर। अब डी ब्लॉक का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों दिखाते हैं। तो तुम्हें पता है कि डी ब्लॉक डीजेनरेट, तो डी का इन 5 डी ऑर्बिटल्स करता है, दे स्प्लिट अप इनटू 2 लेवल्स। ठीक है, तो इसमें डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में है, ठीक है, जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है अनस्टेबल, ये वापस आएगा अपने ग्राउंड, जो एनर्जी इमिट ऑफ स्पेक्ट्रम में है, जो स्पेक्ट्रम का रीजन हम देख सकते हैं, तो उसके कारण हमें जो है अलग अलग कलर दिखाई, डी ऑर्बिटल्स हो, स्प्लिटिंग बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो इसी कारण हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कलर्ड हैं। तो मेजर कारण रहेगा अनपेड। एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर। कॉपर पता है तुम्हें, इट्स एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। ठीक है, तो कॉपर प्लस लेंगे अगर तो 3d10 है, कॉपर +2 है, कॉपर +1, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये बेटा कलरलेस होएगा। और 3d9 हमारे पास तो ब्लू कलर के सॉल्ट्स होते हैं, या कॉपर सल्फेट के या कॉपर क्लोराइड के ग्रीन कलर के करने हैं, जिसपे अनपेड मॉलिक्यूल वो क्या होगा, कलर्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल। जैसे मैंने ये सॉलिड लिया है, किसकी पैकिंग है, ये किस तरह से एटम्स अरेंज्ड होते हैं, रह जाती है पैकिंग में, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। राइट, तो यहाँ पे कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनमें खाली जगह जो ये बच जाती है, ये हाइड्रोजन के कम एलिमेंट्स एटम्स यहाँ पे आ सकते हैं, छोटे हैं हिसाब से, ये हाइड्राइड कार्बाइड्स नाइट्राइड्स बन जाते हैं। ठीक है, और इससे टाइल है और टेंसाइल स्ट्रेंथ लेकिन इनकी बढ़ जाती है। तो याद रखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद मैलेबिलिटी डक्टिलिटी कम होती है, आएगा अलॉय फॉर्मेशन हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ब्रास है, ब्रॉन्ज है, आपको पता है ये सारे अलॉयज है। तो डी ब्लॉक हो चेंज होगा, एमपीबीपी इनका बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये बेहतर क्वालिटी इनकी हो जाती है। अब देखो अलॉयज फॉर्मेशन सिंपल है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इनके साइजेस एटम्स के सिमिलर है, जिस कारण एक एटम दूसरे एटम की जगह ले सकता है। द